सर, गुज़िश्ता रोज़ जो ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, अब ये मामला सिर्फ ईरान तक महदूद है या आप समझते हैं कि इस हादसे के असरात खित्ते के ऊपर भी मुरतब हो सकते हैं? नहीं, अथर मुझे नहीं लगता कि इसके असरात खित्ते पर वो होंगे। ज़ाहिर है एक बड़ा हादसा है, किसी भी मुल्क के सदर और वज़ीर ख़ारजा, और ज़ाहिर है उनकी एक क्रीम तो ज़रूर थी। लेकिन ये कि ईरान का जो निज़ाम है वो ज़ाहिर है जिस कमांड के अंडर चलता है, जिसके सरबराह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, वो तो अपनी जगह इंटैक्ट है। हाँ, इसके अंदर अगर कोई इस तरह का ये हादसा ना होता, अब तक के शवाहिद जो हैं उसके मुताबिक तो ये हादसा ही है, नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है मामला ज़्यादा और संगीन हो जाता। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक है, और जो ईरानी सदर थे उनके बारे में ये खासा जो है क़यास आराई भी थी, और ये कहा भी जा रहा था कि ये आयतुल्लाह ख़ामेनी के जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको देखा जा रहा था। ज़ाहिर है आयतुल्लाह ख़ामेनी अब 85-86 साल की उम्र के हैं, तो इनको इनका जो भी इनकी ग्रोथ थी, जो भी जिस तरीके से इन्हें जो है आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ भी और ईरानी लीडरशिप के साथ भी और उनके नज़रियात से करीब तर समझा जाता था, और लोगों का यही ख्याल था कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के सक्सेसर यही होंगे। तो एक तो वो बहुत उस लिहाज से एक बड़ा लॉस है ईरान का। दूसरे जो ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा जो इसमें जाँ बाक हुए, उनके बारे में जो है वो बहुत ही वो एक तरीके से ईरान के लिए बहुत बड़ा शौक़ था, क्योंकि उनका बड़ा एक पूरा एक बैकग्राउंड भी रहा है, और उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो ईरान के बहुत ताकतवर लीडर के तौर पे उभर कर आ रहे हैं सामने। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ज़रूर ये है झटका है, लेकिन ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, ईरान के अंदर कोई तब्दीली आएगी, या इसके असरात खित्ते में पड़ेंगे, ये नहीं। अब ज़ाहिर है कोई 50 रोज़ के अंदर अंदर नया सदर आ जाएगा ईरान का, लेकिन उनकी जो सुप्रीम कमांड है वो अपनी जगह इंटैक्ट है, और वो उस लिहाज से जो बाकी उमूर हैं उसमें आप कोई बड़ी पॉलिसी की तब्दीली नहीं रहेगी जो न ठीक है, कोई बड़ी पॉलिसी की तब्दीली, क्योंकि मेजर पॉलिसी तो सुप्रीम उनकी कमांड ही डिसाइड करती है। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर पाकिस्तानी सियासत को देखें, सियासत के साथ साथ एक चीज़ जो हम नोट कर रहे हैं कि अदलिया का जो आप कह सकते हैं इस वक्त कंडक्ट है, जो वहाँ से रिमार्क्स आ रहे हैं, लगता है इस तरह है कि एग्जेक्टिव के साथ, हुकूमत के साथ अदलिया नाखुश है, और बाकायदा आपको एक तरह से टेंशन नज़र आती है। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जिन जज साहिबान के हमने नाम भेजे हुए हैं उनके नोटिफिकेशन किए जाएँ, नहीं तो हम वज़ीर आला साहिबा को बुलाएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बाकायदा इदारों के नाम ले के इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी है। जी, यही जो है मेरा ख्याल है अथर बहुत ही ख़तरे की घंटी है, और इसका अल्टीमेट जो है फॉल आउट क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है, इस पे बहुत ज़्यादा क़यास आराई तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक कोई बीच में बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो टेंशन बढ़ती जा रही है उसमें कहीं कम होने के असरात जो है नज़र नहीं आ रहे। जो 6 जजेस के ख़त से जो बात शुरू हुई थी वो बात अब आगे तक चली गई है, और बहुत से जजेस जिन्होंने जो शायद इन 6 जजेस से के अलावा जिन जजेस ने भी ख़त लिखे हैं, या जो जजेस ज़राए के मुताबिक इन 6 जजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। अब ये जजेस अभी तक तो आज के दिन तक तो ये खड़े हुए हैं, अपने उस ख़त के ऊपर भी खड़े हुए हैं, जो उस पर हेयरिंग हो रही है उस हवाले से भी खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब बात और आगे बढ़ गई है। अब जिस तरह अभी आपने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये चीज़ तो ये एक ऐसा तनाव है कि अब देखना ये, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ख़ास तौर पे 77 के बाद हमने देखा था कि जो एक ट्राइका होती थी जिसमें सदर होता था, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म, वो ट्राइका का तस्वुर 58(2)B के ख़ात्मे के बाद ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है 58(2)B के ख़ात्मे के बाद सदर के पास कोई पावर नहीं है, वो एक सेरेमोनियस होता है। तो अब जो है
वो वज़ीर आज़म और जो है वो आर्मी चीफ, या आप उसमें थर्ड प्लेयर के तौर पे जो उभर कर आई है वो जुडिशरी आई है। अब जुडिशरी जो है उसने अपने आप को असर्ट भी किया है, बहुत से उसके से गलत फ़ैसले भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का तनाव बज़ाहिर नज़र आ रहा है, उसके ज़ाहिर है उसमें हुकूमत जो है एक सैंडविच होती नज़र आ रही है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का तनाव है, और उसमें एक उसी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है वो इमरान खान है, जो एक पॉपुलर अपोजिशन लीडर हैं, जेल में हैं, कन्विक्टेड हैं, डिसक्वालीफाइड हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो चाहे इंडिपेंडेंट लड़के सबसे बड़ी जमात बन के उभरी हो, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो बज़ाहिर इस लड़ाई में सैंडविच नज़र आती है। तो ये लड़ाई मुझे अभी आज के दिन तक तो बिल्कुल भी इस लड़ाई में कमी नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये लड़ाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा सर, आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया कि पॉपुलर लीडर हैं। मियां साहब को भी हमने देखा कि हालिया दिनों में दोबारा वो थोड़े से हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू भी की अपने साथियों से और बहुत सारी बातें की, गिले शिकवे किए, माजी में उनके साथ यहाँ पे जो ज़्यादतियाँ होती रहीं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आपको लगता है कि मियां साहब जो हैं उनकी सियासत अभी भी माजी में फंसी हुई, और इस वक्त जो आवाम का मूड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं और मियां साहब अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर रहे हैं, या फिर मियां साहब एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो वोटर सपोर्टर्स को दोबारा मुतहरिक कर सकें? देखिए, मियां साहब के पास अभी तो मुझे नहीं लगता, मियां साहब को गालबन जो भी पार्टीज़ में होता है, बहुत सी पार्टियों को का फॉल भी हमने, डाउनफॉल भी देखा है, और बहुत सी पार्टियों का डाउनफॉल के बाद राइज भी देखा है। मियां साहब के सामने जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि उनकी हुकूमत कैसा परफॉर्मेंस करती है, यानी उनके भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत। अगर उन्होंने अगर हम ये कहें कि अगले साल भर के अंदर लोगों को कुछ रिलीफ देना शुरू कर दिया, लोगों को ये एहसास होना शुरू कर दिया कि हाँ ये हुकूमत सही डगर पे चल रही है, या महंगाई में कुछ कमी आ जाती है, ठीक तो उसके जो है असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाहिर है मियां नवाज शरीफ माजी के अंदर तो ज़िंदा रहने से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक सिर्फ ये कहने से बातें, उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी कि जी इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की, क्योंकि उस पर तो फिर लोग सवाल ये करेंगे कि जी ज़्यादती की तो फिर आपकी हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ क्या क्या एक्शन लिया अब तक। तो मेरा ख्याल है मियां साहब को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे जो है अगले इलेक्शन कब होते हैं, अगली हुकूमत कब होती है, कोई बड़ा क्राइसिस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के पास अभी चूँकि उनका एज फैक्टर भी है, हेल्थ फैक्टर भी है, तो नवाज़ शरीफ साहब के पास इस वक्त जिस वक्त वो सदारत संभाल रहे हैं 28 मई को, उस वक्त नवाज शरीफ के हाथ में वो मुस्लिम लीग नून नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। ठीक, अच्छा सर, जितनी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग नून माजी में हो सकती। ठीक है, अच्छा सर, ब्रीफली अगर आप बता सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना का इत्तेहाद, क्या ये हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है, या फिर वो जो एक हमेशा यहाँ पे बात की जाती है कि इस मुल्क में किसी भी तहरीक के जरिए किसी हुकूमत का खात्मा नहीं हो सकता, दीगर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं? देखिए, हुकूमत का ख़ात्मा तो हुआ है तहरीक के नतीजे में, लेकिन उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी वो मार्शल लॉ थी। हमने अयूब खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो याह्या खान को इख्तिदार दे दिया गया। भुट्टो साहब की हुकूमत का खातरा हुआ तो जनरल ज़ियाउल्लाह का आगे। तो जो तहरीकों के नतीजे में माजी में हुकूमतें गई हैं तो उसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा है मुल्क में। तो अब पहली चीज़ तो ये कि अभी तो तहरीक ने शुरुआत ही नहीं हुई है तहरीक की, क्योंकि तहरीक इंसाफ को बहुत सी मुश्किलात का तंजीमी तौर पर सामना है। JUI की उनके हवाले से रिजर्वेशन हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई हैं। फिर जो जमात इस्लामी है उसने भी अभी अपने आप को डिस्टेंस रखा हुआ है। तो ये वो जो दो चैलेंजेस हैं, अगर तहरीक इंसाफ के साथ JUI और जमात इस्लामी आ जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है ये तहरीक बहुत इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के पास स्ट्रीट पावर है। ठीक, लेकिन आज के दिन तक, अभी जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा इंदिया नहीं मिल रहा कि इसके नतीजे में ये सारा जो है ये इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर तहरीक चलाएंगे।